देखते हैं कि कुछ चित्र दिए गए हैं, उसका निरीक्षण कीजिए और उसके संबंध में जो मतलब उसकी चर्चा कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि वो चित्र कौन-कौन से हैं। यहाँ पर हमें कुछ घास के पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उसपे पानी की बूंदें दिखाई दे रही है। तो प्रश्न ये है कि शीतकाल में घास के पत्तों पे प्रातः समय इस प्रकार दिखाई देते हैं। तो हम लोग हम लोग सभी जगह देख सकते हैं, पर खासकर ये दृश्य हम बगीचे में देखते हैं। तो इस पर जो पानी की छोटी-छोटी बूंदें दिखाई दे रही है, हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब कैसी आई होंगी बूंदें? मतलब क्या है ये बूंदें? तो ये बगीचे में घास के पत्तों पर बगीचे में अक्सर दिखाई देती है और एक ये मोती के समान दिखाई देती है हमको। अभी इसके उसी में ही अगला प्रश्न है कि घास के पत्तों पर जल की बूंदें कहाँ से आई? तो इसका उत्तर है कि पानी के वाष्प के कारण ये आती है। रात के समय या सुबह के समय पे तापमान में कमी होने पर घास के पत्ते जो है वो ठंडे हो जाते हैं और इसलिए इस प्रकार इस पर बूंदें दिखाई देती है। अगला चित्र है कि पेड़ों पर सफेद कलर की चद्दर दिखाई दे रही है और प्रश्न ये है कि कश्मीर में शीतकाल में सर्वत्र हिम दिखाई देता है। तो ये किस कारण दिखाई देता है ये हिम? तो हम लोग आइए जानते हैं कि इसका उत्तर मतलब कैसे दिखाई देता है ये, किस प्रकार दिखाई देता है? तो ये हिम अ, कश्मीर में प्रत्येक घर, इमारत, वृक्ष सभी जगह सफेद कलर की चद्दर के समान दिखाई देता है। और ये दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर होता है। मतलब सभी जगह मानो ऐसा लगता है कि धरती ने क्या करी है, सफेद कलर की चद्दर ओढ़ रखी है। तो सफेद कलर की चद्दर के समान दिखाई देता है और इसी ही देखने के लिए पर्यटक आते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने परिसर में जो हम लोग ऐसा हिम क्यों नहीं दिखाई देता? तो हिम बनने के लिए तापमान 0 सेल्सियस के नीचे जब तापमान 0 सेल्सियस से नीचे जाता है तभी हिम बनता है और महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें ये क्या है, इस तरह का हिम नहीं दिखाई देता है। अगला दृश्य है मानसून का। मानसून से तो हम अच्छी तरह से वाकिफ है। प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ सामान्यतः जून सितंबर में वर्षा होती है। जून से सितंबर ये महीना ज़्यादा वर्षा का होता है, ज़्यादा बारिश होती है और सभी जगह पर मतलब जून से सितंबर सभी जगह पर ज़्यादा ही बारिश होती है, तो इससे हम मानसून की वर्षा कहते हैं। अभी पानी की बूंदें जो है वो कैसे बनती है? कैसे बनती होंगी? तो कि भूपृष्ठ पर अधिक ऊष्मा होने पर ऊर्ध्वगामी हवा का प्रवाह गति में बहने लगता है। इसी ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण हवा का तापमान कम होकर हवा हवा स्थित वाष्प बनती है और इसी कारण से क्या होती है? बारिश होती है। अगला दृश्य और प्रश्न ये है कि दिखाई देता है और
जब कोहरा आ जाता है तो ये जो सामने की वस्तु या सामने कोई व्यक्ति खड़ा है ये दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है शीतकाल में दोपहर तक के ऐसा कोहरा क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो दोपहर के समय क्या तापमान बढ़ते जाता है और जो शुष्क जल होता है उसका रूपांतरण वाष्प में होने लगता है। इस कारण हमें ये कोहरा दिखाई नहीं देता है। अगला है प्रश्न, कुछ समय ओले पड़ने से खेत की फसलें नष्ट हो जाती है तो ये ओले पड़ने से हिम वर्षा ओले पड़ने से सब्जियों को तो नुकसान होता ही है, साथ साथ फसलों को भी नुकसान होता है। खड़ी फसल क्या होती है, खराब हो जाती है और उसी के साथ साथ जो यातायात होता है वो भी बंद पड़ जाता है। कश्मीर जहाँ जहाँ पर हिमांच्छादित प्रदेश है, मतलब जहाँ जहाँ पर गिरते हैं, ओले गिरते हैं, वहां पर क्या होता है, यातायात बंद पड़ जाता है और वाहन भी बंद पड़ जाते हैं। बिजली के जो खंभे होते हैं वो भी उनको भी नुकसान पहुंचता है। जो वहां पर रहने वाले व्यक्ति बस्ती है, मानव जनजीवन है, वो भी अस्त व्यस्त हो जाता है। ओले हमेशा क्यों नहीं गिरते, अगला प्रश्न है। तो हवा में जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह होना चाहिए और वाष्प का प्रमाण भी ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या है, ओले आते हैं। इसलिए वो ओले हमेशा हमें नहीं दिखाई देते। अभी हम आते हैं कि पाठ की तरफ आते हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग का लगभग 70.8% भाग जलयुक्त है। पृथ्वी का जलमंडल का वितरण असमान है। कुछ स्थानों पर जलमंडल सीमित है तो कहीं विपुल मात्रा में है। इसे हम आकृति क्रमांक 5.1 के में देखेंगे कि विविध प्रकार के जल रूपों का अनुभव हम करते हैं। वायुमंडल में स्थित वाष्प के कारण जल रूप निर्माण होता है। तो हमने देखा कि पृथ्वी पे लगभग 70.8% क्या है, जलयुक्त पानी है। और जो पृथ्वी का जो पानी है जो सभी जगह क्या है, असमान है। कहीं पर बहुत अधिक दिखाई देता है और कहीं पर बहुत कम दिखाई देता है। कहीं उसका वितरण क्या है, असमान है, मतलब सभी जगह एक समान नहीं होता। और इसके जो कुछ स्थानों पर जो जल भंडार है वो क्या है, सीमित मात्रा में है। और कहाँ पर असीमित मात्रा में, मतलब हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे पानी वर्षा भी कहीं ज्यादा दिखाई देती है, कहीं कम दिखाई देती है। और जो पानी का वितरण भी होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है। तो और पानी का वितरण मतलब जल, यह विविध प्रकार के जल रूपों का अनुभव हम करेंगे। तो वो आकृतियां वो चित्र हम आगे देखते हैं। और जो वायुमंडल में स्थित वाष्प है वो क्या करती है, जल का निर्माण करते हैं। तो हम लोग जल का वितरण देख रहे हैं कि कहाँ पर हिम वर्षा हो रही है, कहाँ पर हिम मतलब चद्दर के समान दिखाई दे रहा है, और कहीं पर कोहरा दिखाई दे रहा है।
उसी प्रकार कहाँ पर बारिश अधिक दिखाई दे रही है, ओले पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार निम्न प्रकार के आविष्कार दिखते हैं। शीतकाल में प्रातः ओस गिरती है, अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों में हिमपात होता है। उसी प्रकार कुछ स्थानों पर क्या है, वर्षा अधिक दिखाई देती है और कुछ प्रदेश में घना कोहरा छा जाता है। तो कुछ प्रदेशों में क्या होता है, अचानक ओले पड़ते हैं और फसलों को क्षति पहुंचती है। अभी जो वर्षा का वितरण है वो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार होता है कि अ, एक जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार ये निम्न प्रकार के क्या है, आविष्कार होते रहते हैं। शीतकाल में प्रातः क्या देखते हैं हम, ठंडी के जो मौसम आता है वहाँ उसमें हम देखते हैं कि क्या ओस गिरती हुई दिखाई देती है। जो हमारा पहला चित्र था उसमें वो प्रश्न ही था कि ओस दिखाई देती है, एक मोती के समान बगीचे में दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आए होंगे, तो हमने इसका उत्तर देखा है कि तापमान सुबह के समय या रात के समय या सुबह के समय तापमान एकदम कम हो जाता है और जो वाष्प होती है उसकी छोटी छोटी बूंदे घास के पत्तों पर या वृक्ष के पत्तों पर छोटी छोटी पानी की बूंदे जमा हो जाती है, तो उसे ओले कहते हैं, मतलब उसे ओस कहते हैं। उसी प्रकार अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश जो है उसमें हम क्या देखते हैं, हिमपात होता है, ओले गिरते हैं। हिमपात यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं और कुछ स्थानों पर वर्षा दिखाई देती है। अभी हमारे इधर वर्षा का ही मौसम चल रहा है, तो हमें मतलब ये हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि मतलब वर्षा किस प्रकार होती है। हमारा जो महाराष्ट्र का जो तापमान है उष्ण कटिबंध में आता है, तो इसके लिए हमारे इधर हम क्या देख ओले नहीं, बहुत कम समय मतलब ज्यादा नहीं, बहुत कई वर्षों के बाद हम ओले गिरते हुए दिखाई देते हैं। मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी दिखाई देते हैं हमें। कुछ प्रदेशों में घना कोहरा छा जाता है और कुछ प्रदेश जो है वहां पर घना कोहरा छा जाता है। कोहरे का भी हमने देखा कि सामने की कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है और इस कोहरे के कारण क्या होता है, बहुत सारी हवाई यात्राएं और जमीन का यातायात भी क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, क्योंकि सामने कोहरे का इतना छाया हुआ रहता है कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है या कौन सी वस्तु है वो दिखाई नहीं देती। तो इस समय यातायात और विमान यात्रा क्या है, स्थगित यानी रद्द कर दी जाती है कुछ समय के लिए, कोहरा हटने तक की, फिर उसके बाद वो शुरू कर दी जाती है। तो कुछ प्रदेशों में अचानक ओले पड़ते हैं और ओले पड़ने से क्या होती है, क्षति, फसलों को नुकसान होता है। असमय ओले पड़ना मतलब ये नुकसान की ही बात है। एक और फसलों को भी इससे क्षति होती है। अभी हम वृष्टि देखेंगे कि वृष्टि क्या है। वृष्टि यानी वर्षा, हम इसे दोनों नाम से बोल सकते हैं, वृष्टि भी बोल सकते हैं और वर्षा भी बोल सकते हैं। बादलों से जमीन का द्रव्य द्रव्य रूप या ठोस रूप में पानी की बौछारें होती है। बादलों से जमीन या द्रव्य रूप या ठोस रूप में पानी की बौछारें होती है, उसे हम पानी की बौछार होती है, उसे हम वृष्टि कहते हैं। हिम, ओला, बारिश, यह उसके प्रकार है। अभी बारिश के तीन प्रकार है, कौन कौन से है, तो हिम है, ओला है और बारिश है। यह वृष्टि के प्रमुख तीन प्रकार है। तो हमने इनको आकृति क्रमांक 5.1 में देखा कि हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं।
तो हम लोग इस आकृति में देख रहे हैं कि हिम भी है, वर्षा भी है और ओले भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली आकृति में ओले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, दूसरे इसमें हिम जमा है। मतलब वृक्ष पर एक चद्दर के समान दिखाई दे रहा है। और कोहरा भी हमें दिखाई दे रहा है, और बारिश, वर्षा, वृष्टि। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि हिम क्या है, हिम कैसे होता है, मतलब हिम कैसे गिरता है। तो वायुमंडल में हवा का तापमान जब द्रवणांक बिंदु से कम होता है, तब हवा में स्थित वाष्प सीधे हिम कणों में परिवर्तित हो जाती है। तो वायुमंडल में जैसे हवा का जो तापमान होता है, हवा का जो द्रवणांक होता है, द्रवणांक बिंदु से कम हो जाता है, तब क्या होता है, हवा में स्थित वाष्प या भाप सीधे हिम कणों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन यानी क्या, हम लोग इसको पहले जान लेते हैं। संघनन यानी किसी भी घन रूप से द्रव्य रूप में न आकर, कोई भी पदार्थ किसी घन रूप से द्रव्य रूप में न आकर सीधे उसका वाष्प में रूपांतरण होता है, उसको हम संघनन कहते हैं। और इस प्रकार के उदाहरण हम कपूर में देखते हैं कि हम जब उसे रखते हैं तो वो अ, अपनी स्थिति में दिखाई देता है, परंतु कुछ समय बाद, मतलब 1-2 दिन के बाद क्या है, वो हमें थोड़ा उसकी जो गोलियां है वो क्या है, कम दिखाई देती है। मतलब उसका जो आकार वही रहता है, परंतु उसमें जो वाष्प बनकर वो उड़ जाता है। तो वो गोलियों की जो आकार है वो कम दिखाई देता है। यहाँ वायु रूप वाष्प ठोस में परिवर्तित होती है। ऐसे ठोस रूप से वर्षा को हिम कहते हैं। उच्च अक्षवृतीय प्रदेशों से और समशीतोष्ण प्रदेशों में समुद्र सतह तक हिम वर्षा होती है। तो उष्ण कटिबंध में लगभग 5,000 मीटर से सेल्सियस से अधिक हिम वर्षा होती है। तो हमने देखा कि हिम कैसे होता है। तो वायुमंडल में हवा का जो तापमान का जो द्रवणांक बिंदु से कम हो जाती है, और इसकी वाष्प जो है वो सीधे हिम में परिवर्तित होती है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और द्रवणांक क्या है, हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी घन पदार्थ को उष्णा देने पर उसमें जो द्रव्य का रूपांतरण होता है, उसे हम द्रवणांक कहते हैं। मतलब किसी कोई घन पदार्थ है, उसको उष्णता देने पर उसका द्रव्य में जो रूपांतरण होता है उसे द्रवणांक कहते हैं। और पानी के 3 रूप है, घन, द्रव्य और वायु। तो घन पदार्थ को उष्णा देने पर उसका रूपांतरण द्रव्य में हो जाता है, तो उसे द्रवणांक कहते हैं। और उसी प्रकार पानी को उष्णता देने से वह वाष्प बनता है, इसको वाष्पीभवन कहते हैं। और वाष्प हो जाता है, उसे शांति भवन कहते हैं।
और द्रव्य फिर से ठंडा हो जाता है, तो वो फिर से वो क्या करता है, घन रूप ले लेता है। हिम ठोस स्वरूप में होने से वह जल जैसा बह नहीं जाता। मतलब हिम क्या है, ठोस स्वरूप में रहने से वो, जैसे हमने पिछले पार्टों में भी देखा और अभी भी देख रहे हैं कि हिम क्या है, जल रूप में नहीं होने से, मतलब हिम ठोस स्वरूप में होने से जल जैसा नहीं दिखाई देता। वो उसकी परतें संचित होती है। हिम अधिक मात्रा में संचित होने से कई बार उस प्रदेश में परिवहन एवं संदेश वहन सेवाएं खंडित हो जाती है। हिम प्रदेश में लोग को हिम बाधा होने से सावधान रहना पड़ता है। हिम पिघलने से इस प्रदेश में जल मिलता है। तो हिम क्या है, ठोस स्वरूप में रहता है और ये क्या है, जल जैसा बहता हुआ नहीं दिखाई देता। तो उसकी जो परतें होती है, वो परत क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। और हिम अधिक मात्रा में संचित होने पर, हमने पिछले पाठों में भी देखा कि मतलब संचित होते जाता है और ये बह नहीं सकता, मतलब पानी जैसा बहता है हम उसे वैसा नहीं दे सकते। और ये एक के ऊपर एक परत जमते जाती है। ये उदाहरण फ्रिज, हमारा जो फ्रिज है उसमें कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अ, उसमें परत दर परत जम जाती है और हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो वो निकलती नहीं है। हमें फ्रिज बंद करके ही हम निकालते हैं। तो ये तो सिर्फ हमारी एक मतलब फ्रिज एक छोटी मशीन है, परंतु ये तो बिजली के वजह से हुआ है, मतलब जो हमारे मानव निर्मित है। परंतु जो प्राकृतिक निर्मित जो हिम है, वो क्या है, परत दर परत जमते जाती है और एक दूसरे के मतलब वो क्या होती है, अधिक मात्रा में संचित होती है। और कभी कभी वो अधिक मात्रा में संचित हो जाने से वहां जो जिस प्रदेश में वो जमी है, वहां के प्रदेश के लोगों को हिम बाधा होती है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि किस क्या क्या कारण होते हैं कि हवाई यात्राएं मतलब यातायात बंद हो जाता है। लोगों का जीवन, मतलब उस प्रदेश में रहने वाले, हिम बाधित प्रदेश में रहने वाले लोग जो है, तो उनको भी बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। अ, हमेशा एक विशिष्ट प्रकार के वस्त्र, मतलब गर्म वस्त्र, जैसे हम शीत जैसे ठंडी के समय हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, परंतु वहां के जो लोग होते हैं उस प्रदेश के, उन लोगों को उसी प्रकार का एक विशिष्ट वस्त्र हमेशा पहन पहन के रखना पड़ता है। और अपने शरीर को भी गर्म रखने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ, मतलब गर्म भाप या गर्म हीटर, उसका सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे ही मतलब इस ये तो हम लोग देख सक और क्या आगे हमने पढ़ा है कि हिम प्रदेश, जब वो हिम पिघलता है, तभी क्या होता है कि उस प्रदेश में रहने वाले जो व्यक्ति है उनको पानी मिलता है। और हम लोग इसका एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि जो हमारे जो सैनिक है, हिमालय की तलहटी में जो सैनिक है, हमारी जो सीमा की रक्षा करते हैं, वो भी इसी तरह के हिम प्रदेश में रहते हैं। और मतलब यहाँ थोड़ी-सी बारिश होती है, हम लोग देखते हैं कि स्वेटर पहन लिए, कर लिए, तो हम लोग यहाँ की बारिश को मतलब यहाँ की ठंडी को हम बर्दाश्त करते हैं। और कभी-कभी मतलब नहीं भी बर्दाश्त करते, परंतु वहाँ जो है वो हमेशा ही हिम से अधिक ठंड का मौसम होता है। उसको महसूस करते हुए वो हमारे सैनिक जो है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो अवश्य ही मतलब ये एक बहुत बड़ा कार्य है, हम इसको बोलते हैं कि मतलब वहाँ की जो हिम से भी अपने आप को सुरक्षित रखना और हमें भी सुरक्षित रखना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो और हिम बाधा होने की संभावना होती है। तो हिम बाधा होने की संभावना होती है, मतलब शरीर का जो तापमान है वो हिम के कारण क्या होता है, एकदम ठंडा होने लगता है। और इस वजह से कभी-कभी हृदय मतलब
मृत्यु होने की भी मृत्यु भी हो सकती है, मतलब अत्यधिक ठंड से, मतलब ये हृदय की जो हृदय मतलब हृदय तक पहुंच गया, मतलब हृदय की धड़कन तक पहुंच गया, मतलब ठंडाई, तो मतलब मृत्यु होने की आशंका हो जाती है। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि क्या आप जानते हैं, हम लोग इसको एक इसका चित्र देख लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अ, बादलों के साइड में, मतलब जो पहाड़ के साइड में दिखाई दे रहा है, तो वहां पर छोटे छोटे हिम दिखाई, मतलब सफेद कलर की चादर के समान जैसे हिम हिम बिछी हुई दिखाई दे रही है हमें। और जो जमीन है उसमें भी नाव चल रही है, परंतु वहां पर भी क्या दिखाई दे रहा है हमें, हिम दिखाई दे रहा है। तो हम लोग उस आगे पढ़ते हैं। तो इससे हम घनीभूत जलाशय और हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियां हमने देखी। तो हिम और बर्फ, इसमें अंतर होता है। हिम और बर्फ में क्या होता है, अंतर होता है। उच्च अक्षवृत्तीय तथा अति उच्च ऊंचाई वाले प्रदेश में जहां तापमान 0 सेल्सियस से कम दिखाई देता है, वहां हिमकणों में के स्वरूप में वर्षा होती है। हिम बुरादे जैसा और अपारदर्शी होता है। इस हिम की परतें दर परतें जमा हो जाती है। उसकी परतों के दबाव के कारण हिम की निचली परतें एक संग मजबूत और पारदर्शक बनते हैं। इस प्रकार तैयार हुए मजबूत पारदर्शक हिम को बर्फ कहते हैं। हिम और बर्फ में क्या है, अंतर दिखाई देता है। और उच्च अक्षवृत्तीय और अति उच्च प्रदेश में जहां वृक्ष तापमान 0 सेल्सियस से कम दिखाई देता है, वहां पर क्या है, हिमकणों के स्वरूप में वर्षा होती है। हमने देखा कि हिमकण, मतलब हिम वर्षा कहाँ दिखाई देती है, जहां पर 0 सेल्सियस से तापमान कम हो जाता है, वहां हिमकणों के स्वरूप में वर्षा होती है। और हिम बुरादे जैसे और अपारदर्शिक होता है। हिम बुरादे जैसा अपारदर्शिक होता है। इस हिम की परते पे परते जमा होती जाती है, और ऊपर की परत पे दबाव के कारण हिम निचली परत में एक संग मजबूत और पारदर्शी बनता जाता है। इस प्रकार तैयार हुए मजबूत पारदर्शक हिम को बर्फ कहते हैं। मतलब मजबूत और पारदर्शक हिम को बर्फ कहते हैं। तापमान द्रवणांक बिंदु से कम होने पर जलाशय के पृष्ठ भाग पर बर्फ की परतें तैयार होती है। ऐसे बर्फ जलाशय के पृष्ठभाग पर तैरता है, और बर्फ का हिम वर्षा में सीधा संबंध नहीं होता। मतलब हिम और बर्फ में अंतर होता है। अभी हमारा जो अगला हिम वर्षा, हम लोग इसका चित्र देख लेते हैं। ओले, हिम वर्षा इस प्रकार होती है, इस तरह पानी की बूंद गिरती है, उसी तरह ओले जैसे, मतलब आकार उनके छोटे छोटे होते हैं, परंतु ये भी इस समय, इस जब ओल वृष्टि हो, उस समय हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए।
तो अभी हम हमारा जो टॉपिक है वो है ओले। मतलब ओले किस प्रकार बनते हैं और ओलावृष्टि किस प्रकार होती है वो हम लोग जानेंगे कि भूपृष्ठ पर अधिक ऊष्मा और होने पर ऊर्ध्वगामी हवाओं का प्रवाह की गति में बहता है। इस ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण हवा का तापमान कम होकर हवा में स्थित वाष्प का संघनीभवन होता है। उसमें घने रंग के बादल बन जाते हैं। भूपृष्ठ से आने वाली हवा के ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण यह जलकण ऊंचाई पर जाते हैं। उस स्थान पर जल कणों का संघनीभवन होने पर ओलों की निर्मिति होती है। हमने देखा कि भूपृष्ठ पर अधिक ऊष्मा होने से ऊर्ध्वगामी प्रवाह हवा का प्रवाह की गति में बहता है और इसी ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण हवा का जो तापमान है वह कम होता है और हवा में स्थित जो वाष्प होती है उसका रूपांतरण क्या होता है, संघनीभवन में होता है। हमने ये वाला पहले संघनीभवन पढ़े हैं कि किस तरह ये होता है कि किसी घन पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसका द्रव्य रूप में रूपांतरण होता है, उसे द्रवणांक कहते हैं। उसी प्रकार पानी को ऊष्मा देने से जो उसकी वाष्प बनती है तो उसको वाष्पीभवन कहते हैं और वाष्प जब ठंडा हो जाता है तो उसे उसे संघनीभवन कहते हैं। तो ये संघनीभवन उसी का ही मतलब पानी को ऊष्मा देने पर वो संघनीभवन बन जाता है और उसमें जो घने रंग के बादल होते हैं वो भूपृष्ठ से आने वाले जो हवा ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण ये जलकण ऊंचाई पर जाते हैं और उसी के कारण उस स्थान पर क्या होता है, संघनीभवन ओलों की निर्मित होती है। तो उसी प्रकार क्या होता है, इसमें संघनीभवन और ओलों की निर्मित होती है। ओले वजनदार होने से वे भूपृष्ठ की ओर आने लगती हैं। मतलब हमने देखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अपने और खींचता है। मतलब कोई भी वस्तु को, मतलब वस्तु हम ऊपर से नीचे गिरती है या ऊपर से नीचे अपने आप या हम फेंकते हैं तो वो क्या है, नीचे ही गिरती है। तो जो ओले वजनदार होते हैं वो भूपृष्ठ पर ही आने लगते हैं, परंतु हवा के ऊर्ध्वगामी जोर के प्रवाह से ये पुनः ऊपर चले जाते हैं। परंतु ये हवा के जो ऊर्ध्वगामी प्रवाह जो होते हैं वो पूर्ण ऊपर चले जाते हैं। वहां ओलों पर हिम की नई परतें तैयार होती है और वहां पर क्या आती है, ओलों की जो नई परत तैयार होती है। ऐसा अनेक बार होता है। मतलब उस प्रकार ओले आकार में मोटे होते होते समय उसमें अनेक समकेंद्री परतें तैयार हो जाती है। मोटे हुए ओले गुरुत्वीय बल के कारण गति से जमीन पर गिरते हैं। हमने देखा कि ओले क्या है, वजनदार होते हैं और वो भूपृष्ठ की ओर आने लगते हैं। परंतु जो ऊर्ध्वगामी प्रवाह होता है वो उसे पुनः ऊपर उसके कारण वो पुनः ऊपर चले जाते हैं और ये ओले हिम की नई परतें, ओले क्या करते हैं, हिम की नई परतें तैयार से नई हिम की नई परतें तैयार होती है और ऐसी परतें अनेक बार बनती है। मतलब अनेक बार होती है। उस समय ओले आकार में मोटे होते हैं और अनेक समकेंद्री परतें तैयार होती है। मतलब उसकी ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण उसमें छोटे छोटे उसके मतलब भाग होने लगते हैं। ओलों के छोटे छोटे समकेंद्री परत परत अलग होने लगती है और इस तरह समकेंद्री परतें तैयार हो जाती है। और जो मोटे हुए ओले है वो गुरुत्वीय बल के कारण है, वो क्या है, क्योंकि इस वर्षा को क्या कहते हैं, ओलावृष्टि कई फसलों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। वैसे ही जीवित और वित्त हानि होती है। ओलावृष्टि
जैसे ओलों की बारिश हुई उसे ओल वृष्टि कहते हैं। ओल वृष्टि के कारण हमने पहले प्रश्न भी देखा और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि ओल वृष्टि के कारण क्या होता है, फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। साथ साथ जो जो सजीव है, सजीव और वित्त की भी बहुत ज्यादा हानि होती है। वर्षा से रक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेनकोट या छातों का उपयोग करते हैं। और ओलावृष्टि कभी हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, ओलावृष्टि से रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ओलावृष्टि से रक्षा करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो ओलावृष्टि हो रही है तो इस स्थिति में हमें घर से या हम लोग जहां पर भी है और हम लोग निकल गए, समझो जहां है मैं निकल गए और रास्ते में हमें ओलावृष्टि सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। और किसी बिल्डिंग की सामने मतलब उसके पास खड़े हो जाना चाहिए, जिससे कि हम हमारी ओलावृष्टि से हमारी रक्षा हो सके। तो है कि वृष्टि आपके भूगोल का पार्ट नंबर 5 है, वृष्टि। वृष्टि हमने पढ़ा कि वृष्टि को हम दो नाम से जानते हैं, वृष्टि और वर्षा। ये हमें अच्छी तरह से हम अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ हम लोग ऐसे जानते हैं कि बारिश, वर्षा, परंतु बारिश किस प्रकार होती है वो आज हमने जाना कि बादलों से जो जमीन पर ठोस अथवा द्रव्य रूप में वो उसे हम वर्षा कहते हैं। और उसके हमने ओलावृष्टि के हमने प्रकार पढ़े कि कौन कौन से प्रकार है। तो उसके प्रकार 3 है, हिम है, दूसरा ओले है, तीसरा बरसात है। और उसके बाद हमने वृष्टि किस किस प्रकार मतलब कि परिणाम करती है। तो वो हमने देखा कि नहीं किस किस प्रकार से होती है। तो वो शीतकाल में ओस के रूप में दिखाई देती है हमें। और अधिक ऊंचाई वाले जो प्रदेश है उसमें हमें क्या, हिम के रूप में दिखाई देती है। उसके बाद है वो वर्षा के रूप में दिखाई देती है। और कुछ प्रदेशों में क्या है वो घने कोहरे के समान दिखाई देती है। और कुछ प्रदेशों में क्या है वो ओलों के समान दिखाई देती है, हमने ये पढ़ा। और फिर वृष्टि क्या है वो भी हमने पढ़ा। हिम, हिम किस प्रकार होता है। तो वायुमंडल में जो तापमान का जो द्रवणांक बिंदु से कम हो जाता है, तो तब हवा में स्थित जो वाष्प होती है वो सीधे हिम कणों में परिवर्तित होती है। हवा में स्थित जो वाष्प है वो सीधे क्या होती है, हिम कणों में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को सघनन कहते हैं। और सघनन की प्रक्रिया भी हमने देखी कि सघनन किसे कहते हैं, कि पदार्थ का घन रूप से द्रव्य रूप में न आकर, मतलब ठोस पदार्थ है तो वो द्रव्य रूप में आएगा। जैसे बर्फ है, बर्फ के टुकड़े तो ये ठोस द्रव्य के रूप में है और उसका द्रव्य में रूपांतरण होता है। परंतु संघनन यानी घन रूप से द्रव्य रूप में न आकर उसका सीधा रूपांतरण वाष्प में होता है, उसे संघनन कहते हैं। और इसका उदाहरण हमने देखा कि कपूर की कपूर किस प्रकार मतलब हम लाते हैं तो जब पैक रहता है, एक बोतल में जब पैक रहता है तो वो अपनी बराबर रहता है। जैसे ही हम खोल के रख देते हैं, हमें जरूरत के हिसाब से हम लेते हैं तो उसका आकार क्या है, हमें कम दिखाई देता है। उसके बाद हमने देखा कि जो हिम बाधा वो किस कारण मतलब हिम ठोस रूप में होने से क्या है वो जल के समान नहीं बहता हुआ दिखाई दे। जैसे पानी हमने पानी वर्षा होती है तो वो बहते हुए दिखाई देती है हमें पानी, परंतु
जब हिम गिरता है तो जल की समान बहते हुए नहीं दिखाई देता है, साथ ही साथ वो एक जगह मतलब वो जमा होते जाता है और अधिक संचित हो जाने से क्या होता है, उस प्रदेश में परिवहन को भी परिवहन को संदेश वहन और और इस प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ हिम बाधा होती है, जैसे हृदय विकार होना। मतलब हृदय विकार मतलब हृदय की धड़कन बंद हो जाना, मतलब अत्यधिक ठंडी के कारण ऐसी बाधा निर्माण होती है। और साथ ही साथ मतलब हिम बाधा मतलब जिस प्रदेश में रहता है, मतलब हिमालय की तलहटी में, वहां के सैनिकों के बारे में भी हमने जाना कि किस तरह वो ठंडी से अपने आप की और हमारी रक्षा कर रहे हैं। और उसी के बाद मतलब प्रदेश में, हिम बाधित प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, वहां को जब वो हिम पिघलेगा तभी उसमें मतलब वहां उनको जल पीने को मिलेगा, मतलब जब भी जल उन्हें पीने को मिलेगा। और हमने देखा कि हिम और बर्फ में अंतर होता है। और जिस प्रदेश का तापमान शून्य सेल्सियस से कम होता जाता है, वहीं पर क्या होती है, हिम वर्षा होती है, ओल वृष्टि होती है। हमने ओल वृष्टि के बारे में, ओल वृष्टि किस प्रकार होती है, हमने उसको चित्र देखकर भी जाना। ओल वृष्टि के बारे में जाना कि ओल वृष्टि किस प्रकार होती है। तो अधिक भूपृष्ठ पे अधिक ऊष्मा होने से ऊर्ध्वगामी हवा हवा को जो प्रवाह की गति जो होती है, प्रवाह गति में होती है। और ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण हवा का तापमान क्या होता है, हवा में स्थित जो वाष्प होती है उसका संघनीभवन हो जाता है। और उसी से ही घने बादल बन जाते हैं। और उसी के कारण वो अ, ओले बनते हैं। और भूपृष्ठ से आने वाली हवा के ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण यह जल क्या है, ऊंचाई पर जाते हैं। और उसी स्थान पे जलों का घनीभवन होकर ओलों की निर्मित होती है। जैसे हमने पानी की तीन स्थिति देखे कि अ, द्रव्य, ठोस और वाष्प। मतलब इस स्थिति में और उसके ऊपर प्रक्रिया करने वाला तापमान है और ऊर्ध्वगामी प्रवाह है, इसी के कारण। और जो अधिक वजनदार ओले जो भूपृष्ठ की ओर आने लगते हैं, परंतु ऊर्ध्वगामी जोर के प्रवाह के कारण क्या हो जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। और वहीं से ओल की नई परतें तैयार हो जाती है। और मोटे हुए ओले जो है गुरुत्वीय बल के कारण क्या होते हैं, जमीन पर गिरने लगते हैं। और इस प्रकार जो ओलों से वर्षा होती है तो उसे हम ओल वृष्टि कहते हैं। ओल वृष्टि के कारण भी कई सारी फसलों का नुकसान होता है। और ये भी जाना कि वर्षा से हम लोग किस प्रकार रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमें ओल वृष्टि से भी अपनी रक्षा करना चाहिए। कुछ सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। या ओल वृष्टि हो रही है तो उस स्थिति में हमें घर से बाहर या जहां हमें, वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आज हमने वृष्टि या वर्षा ये पाठ का अध्ययन किया। अगले पीरियड में हम वर्षा किस प्रकार होती है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और वो किस कारण से होती है और उसका परिणाम क्या क्या होता है, और चक्रवाती वर्षा किस प्रकार होती है, और कोहरा, ओस, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। टीचर ने काट दिया। नहीं कोई डाउट हो मुझसे क्लियर करवा लो बच्चे। सीमा रामकरण, माइक अनम्यूट किया है आपने, पूछ लो बेटा मुझसे क्या पूछना है। सीमा रामकरण, यस सर। पूछ लो बेटा मुझसे क्या पूछना है, आपने रेज हैंड किया है।
टीचर नीम के पत्ते वाली आपने बताई थी, एक बार वो और बताई आए, एक बार आप फिर से बता सकती हैं क्या? मेरा नेटवर्क था नहीं, इसलिए मेरे को सुनाई में नहीं आया। ठीक है बताती हूँ। यस। मतलब प्रश्न ये था कि जो शीतकाल में घास के पत्ते उगते हैं हमें, तो वो किस प्रकार मतलब किस प्रकार दिखाई देते हैं, तो वो फोटो चित्र बताती हूँ मैं। ये घास के पत्तों पर हमें छोटे छोटे बूंदे दिखाई दे रही है, तो किस प्रकार दिखाई दे रही है, मतलब किस प्रकार दिखाई दे रही है, तो उसका उत्तर सिर्फ इतना ही आएगा कि वो बगीचे में मतलब ये बगीचे में अक्सर हम देख सकते हैं। और तो ये किस प्रकार है, एक मोती के समान हमें दिखाई दे रही है। और ये किस प्रकार हो रही है, मतलब ये बूंदे किस प्रकार आई उस पर। तो अगला प्रश्न है कि घास के पत्तों पर जल की जो बूंदे है वो कहाँ से आई है। तो पानी के जो वाष्पीकरण के कारण ये आते हैं। पानी का है, आप हम सबको पता है कि पानी क्या है, वाष्प रूप लेता है। तो पानी के वाष्पीकरण के कारण ये आती है। और ये कब दिखाई देती है हमें, रात और सुबह के समय क्या होता है, तापमान में एक अत्यधिक कमी आ जाती है। और ये कमी के कारण अ, उसकी जो पानी की जो बूंदे मतलब तापमान में कमी आती है। और घास के पत्ते क्या हो जाते हैं, एकदम ठंडे हो जाते हैं। इसलिए यह क्या हो जाती है, पानी पत्तों पर एक बूंदों के समान दिखाई देती है। सत्यम जायसवाल, पूछ लो मिस से क्या पूछना है बेटा। रेज हैंड किया है आपने, माइक अनम्यूट भी किया अभी आपने, पूछ लो। सत्यम जायसवाल, सत्यम जायसवाल। हेलो मिस। हाँ बोलिए सर। इसका वृष्टि 3 भागों में होता है। ओले, पानी, हिम, ओले और वर्षा। इसका 3 भागों में रूपांतरण होता है। वृष्टि किसे कहते हैं, तो बादलों से जमीन पे ठोस अथवा द्रव्य रूप में जो पानी की बौछार होती है उसे हम वृष्टि कहते हैं। और हम लोग ने देखा कि और इसके कौन कौन से प्रकार हमें देखने मिलते हैं वृष्टि या वर्षा के। तो कभी कोई शीतकाल के समय पे ये ओस के समान दिखाई देती है हमें। और कभी कभी अधिक ऊंचाई वाले जो प्रदेश है वहां पर हिम के रूप में दिखाई देती है। कुछ स्थानों पर ये वर्षा के रूप में दिखाई देती है, और कुछ स्थानों पर कोहरे के समान, और कुछ स्थान पर अचानक ओले के रूप में ये दिखाई देती है। और इसके हमने चित्र भी देखे। और हिम किस प्रकार होता है, कि वायुमंडल में हवा का जो तापमान जब द्रवणांक से कम हो जाता है, और वो उस स्थिति में जब वो वाष्प सीधे हिम के कणों में उसका रूपांतरण हो जाता है, और वो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन की प्रक्रिया भी हमने देखी कि किस प्रकार होती है। और उसका रूपांतरण एक वायु वायु रूप का वाष्प में ठोस परिवर्तन होता है, इस प्रकार वो हिम बनते हैं। और हिमबाधा किस प्रकार होती है वो भी हमने देखा कि हिमबाधा से हमें अपनी सुरक्षा करना चाहिए। ओले इस प्रकार गिरते हैं कि भूपृष्ठ से जमीन पे अधिक ऊर्ध्वगामी ऊष्मा को ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण बहती है। ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण क्या होता है, तापमान कम होकर हवा वाष्प संघनीभवन हो जाता है। और इसके कारण क्या होते हैं, ओले, ओल वृष्टि, हम इसे ओल वृष्टि या ओल वर्षा भी कहते हैं।